नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा जारी। आज शिवसेना की यूथ एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग। कल हुआ था मुंबई में शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास। सियासी उथल पुथल में बीजेपी की भी हुई एंट्री। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की हुई मुलाकात। 3 लोकसभा और 7 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी। 23 जून को हुई थी पोलिंग। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे जर्मनी। पीएम मोदी G7 सरबराही इजलास में लेंगे हिस्सा। जर्मनी के बाद मुत्तहदा अरब इमारात भी जाएंगे वज़ीर आज़म। पीएम मोदी के मन की बात। आज कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी करेंगे गुफ्तगू। मन की बात का ये 90वां एपिसोड। और आसाम में सैलाब का कहर जारी। लाखों अफराद मुतासिर। हजारों लोग रिलीफ कैंप में पनाह लेने पर मजबूर। महलवकीन की तादाद 120 के पार। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासी बुहरान से। बागी शिवसेना एमएलए के लीडर एकनाथ शिंदे मुहास पर खड़े हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भी अपना सख्त रवैया जाहिर कर दिया है और इस सियासी घमासान में बीजेपी की भी एंट्री हो चुकी है। हफ्ते के रोज शिंदे ने वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस से खास मुलाकात की। फिलहाल दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान किन उमूर के हवाले से बातचीत हुई वो सामने नहीं आया। इससे पहले एकनाथ शिंदे धड़े ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर नई पार्टी बनाने का इशारा दे दिया है। इसी के बाद उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर फौरी इलेक्शन कमीशन जाने की बात कही है। वहीं आज शिवसेना की यूथ एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग होनी है। इजलास शाम 5 बजे के बाद शुरू होगा। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के वजीर आदित्य ठाकरे भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि वो रियासत में जारी सियासी तातुल पर पार्टी के नौजवान कारकुनों से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि कल ही मुंबई में शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव की अहम मीटिंग हुई थी। शिवसेना की नेशनल एग्जीक्यूटिव की ये मीटिंग शिवसेना भवन में हुई थी। मीटिंग में उद्धव ठाकरे की क़यादत पर पूरा भरोसा वहां मौजूद तमाम कारकुनों ने जताया था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि कोई और बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। बागियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी उद्धव ठाकरे करेंगे। वहीं संजय राउत भी साफ कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ हैं और हमें पूर्ण रूप से लगता है कि ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। हाँ, कुछ लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कौन लोगों ने उनको गुवाहाटी भेजा, कौन लोगों ने सूरत भेजा। अरे सूरत के आगे जयपुर था, वहाँ भी टूरिज्म करवा देते अगर आप सच्चे लोग होते तो। आपने सूरत से गुवाहाटी क्यों चुना? सूरत से थोड़ा और इस तरफ चलते तो रायपुर भ्रमण करवा देते। सिर्फ गुवाहाटी क्यों चुना आपने? सिर्फ सूरत ही क्यों चुना? इससे स्पष्ट होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, संविधान को नष्ट करने का, चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो उनका मॉडल है, जो चला आ रहा है। भले ही मणिपुर हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, असफलता मिली उनको राजस्थान में, और जहाँ भी मौका लगता है वो पैसों के बूते पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का प्रयास करते हैं। पर मैं पुनः दोहराता हूँ कि महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं उन्होंने जिस पार्टीज़ को मैंडेट दिया है वो पार्टीज़ अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। और 2.5 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भले ही नगर निकाय चुनाव हो, भले कॉरपोरेशन के चुनाव वो सुपड़ा साफ हुआ, उससे वो बौखलाए हुए हैं। तो ये वही फिर एक बार फिर वही घटना होगी कि रात को 12 बजे जैसे शपथ दिला के किस तरह एक चुनी हुई सरकार को गिराने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था और उनको मुँह की खानी पड़ी थी। इस बार पुनः उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुंबई से वसीम अंसारी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। लगातार
वो तमाम तर अपडेट वहां के सियासी बहरान का हमें दे रहे हैं। वसीम, आज का आपसे जानना चाहेंगे, आज भी मीटिंग्स का दौर जारी रहेगा, क्या कुछ है इसकी तफसीलात? देखिए, आज भी मीटिंग का दौर शुरू है। जिस तरह से देखा गया है कि इस वक्त मैं अभी शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सियासी हलचल मची हुई है और जो सिक्योरिटीज़ है बढ़ा दी गई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के जो कई बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अशोक चौहान अभी जस्ट निकले हैं सिल्वर ओक से बात करते हुए शरद पवार से मुलाकात करने के लिए। अनिल देसाई भी थोड़ी देर पे यहाँ पहुँचे थे। इसी तरह की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले जो दीपक केसरकर है, जो एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता है, हमने उनसे फ़ोन पे बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो उनकी रणनीति है वो साफ है। दूसरी बात यह है कि लगातार उनके यहाँ पे मीटिंगों का दौर चल रहा है कंटिन्यू, और देखा गया है कि जिस तरह से उनकी नाराज़गी है खास करके इस बातों को लेकर कि अभी तक जो विधान भवन के जो उपाध्यक्ष है उन्होंने जिस तरह से नरहरि ने पत्र लिखा और 2 दिन का वक्त दिया गया है, इसे लेकर उनकी नाराज़गी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 दिन 7 दिन का वक्त चाहिए था, तो वो आज अपने वकील को वहां पर भेजेंगे और उसके बाद ये 7 दिन का वक्त मांगेंगे, क्योंकि संविधान के हिसाब से उनका कहना है कि 7 दिन का उन्हें वक्त मिलना चाहिए, महज 2 दिन का वक्त नहीं मिलना चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर रणनीति तय की जाएगी। साथ ही जिस तरह से आज ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राज्यपाल राजभवन आ सकते हैं डिस्चार्ज होके, तो उस वक्त की इनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी हमने जब उनकी राय मांगी तो उनका साफ तौर पे कहना है इन सारे मुद्दों को लेकर एकनाथ शिंदे जो ग्रुप लीडर है, जिन्हें बनाया गया है, सारे अथॉरिटीज़ उन्हें दी गई है, वो निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा गया है कि जो तैयारियां हैं दोनों तरफ से साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक तरफ से शिंदे ग्रुप ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन सब जो टेक्निकली फॉल्ट किए गए हैं सारी चीज़ों को उसको खत्म किया जाए और उसके बाद इस पर टेक्निकली लड़ाई लड़ी जाए, कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। तो वहीं पर दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार को बचाया जाए। रोजाना सुबह, अब आज रविवार का दिन है और सुबह का वक्त है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के सारे संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उनको सुनते हैं। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका आपण ध्यान देने की जरूरत नाही। शिंदे गटाची अस्वस्थता निर्माण झाली, ज्या प्रकारे ट्विट केलं आणि अब करू द्या, हो करू द्या। ट्विट शब्द लिहितोय तो का विचारा कोणाला। हा, शिंदे गटामध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे हे आमदारांमध्ये. पहा की तुम्हाला इथे जेव्हा ते येतील तेव्हा कळेल नक्की बंडखोरी कुठे होणार आहे। अस्वस्थता हा शब्द खूप खूप म्हणजे सौम्य आहे। बंडखोरात सुद्धा बंडखोरी होऊ शकते। बार बार जो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, हर एक विधायक जो आ रहे हाँ, हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो शिवसेना को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और हम ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम बाहर आए। थोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? चलिए नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। गुवाहाटी से ये अहम खबर है। गुवाहाटी में शिंदे ग्रुप की अहम मीटिंग होना है। 12 बजे ये अहम मीटिंग मुनक्किद की जाएगी और इस अहम मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र की सियासी बहरान का आपको अपडेट दे रहे हैं, अभी आपने सुना संजय राउत ने क्या कुछ कहा और लगातार संजय राउत यही कह रहे हैं कि यहाँ यानी मुंबई में इस ग्रुप को आना पड़ेगा। वहीं दूसरी जानिब ये ग्रुप जो गुवाहाटी में है, शिंदे ग्रुप, उसकी अहम मीटिंग 12 बजे मुनक्किद होना है। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथी वसीम अंसारी लगातार हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तरह अपडेट के लिए। आगे भी उनसे अपडेट लेते रहेंगे। और बहुत अहम खबर है कि गुवाहाटी में भी शिंदे ग्रुप की मीटिंग 12 बजे मुनक्किद होना है। नाज़रीन, शोपियां एनकाउंटर के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मिलिटेंट फरार होने में कामयाब। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच कल एनकाउंटर शुरू हुआ था।
आज सुबह गोलियों की आवाज सुनी गई थी। हिफ शरमाल इलाके के बागीचों से जबरदस्त गोलियों की आवाज आई थी। तो शोपियां एनकाउंटर, इसके हवाले से अहम खबर, मिलिटेंट फरार होने में कामयाब। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच कल ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से अभी की तफसीलात चाहेंगे। इरशाद, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे शोपिया के साथी इरशाद मलिक से। इस सब के बीच आपको बता दें, शोपिया एनकाउंटर के हवाले से ये खबर है जिसमें फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच कल एनकाउंटर शुरू हुआ था। आज सुबह भी गोलियों की जो आवाज़ है वो सुनी गई थी। हिफ शरमाल इलाके के बागीचों से ज़बरदस्त गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी। आप देख सकते हैं कि पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर तैनात हैं और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। सीधी तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक से। इरशाद, इस एनकाउंटर के हवाले से आपसे तफसीलात चाहेंगे। हिना, कल शाम 8 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली थी कि शिरमाल गांव जो शोपियान में पड़ता है, वहां पे 2 मिलिटेंट एक बाग में छुपे हुए थे। तो उस इलाके को कल ही पूरा मुहसरे में लिया गया था और उसके बाद चूंकि अंधेरा था, अंधेरा होने की वजह से रात भर उनको इंस्टॉल लाइटिंग वहां पे कर दी गई है और तमाम जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं उन पे जो है फौज वहां पे तैनात थी। लेकिन अंधेरे की वजह से सुबह तक इस ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा और आज सुबह जैसे ही सूरज की किरण निकली तो पहली किरण के बाद ही यहाँ पे फोर्सेज ने उस इलाके को फिर से अपने मुहसरे में लिया और वहां उस जगह पे जहां मिलिटेंटों की मौजूदगी का पता था वहां पे वो सर्च ऑपरेशन करने गए। तो वहां पे पता चला कि मिलिटेंटों ने रात का अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से फरार हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे जो है सुबह कुछ देर गोलीबारी फिर हुई थी। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है, जराया से खबर मिल रही है कि मिलिटेंट जो है वो भागने में वहां से कामयाब हो गए। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। एक और अहम खबर, लोकसभा की 3 और 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान आज कर दिया जाएगा। ये ज़िमनी इंतखाबात मुल्क की 6 रियासतों में हुए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड शामिल है। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इन ज़िमनी इंतखाबात में सबसे अहम सीटें यूपी की हैं, आजमगढ़ और रामपुर। दोनों लोकसभा सीटों पर मुकाबला सख्त माना जा रहा है, सीधा माना जा रहा है। वाज़ेह है कि इन सीटों पर 23 जून को पोलिंग हुई थी। आजमगढ़ और रामपुर सीटें समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव और आजम खान के असेंबली इंतखाबात जीतने के बाद खाली पड़ी थी। एक लोकसभा सीट
पंजाब के संगरूर से है, जिसे भगवंत मान ने रियासत का वज़ीर आला बनने के बाद छोड़ दिया था। जिन 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उनमें दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट को आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने राज्यसभा का रुकन बनने के बाद छोड़ दिया था। आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर अभी क्या कुछ हाल है सीटों के ताल्लुक से, अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आजमगढ़ की सीट काफी अहम मानी जा रही है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। क्या कुछ अभी यहां पर तफसीलात, डिटेल्स? जी रीना, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ की जिस तरीके से बातें चल रही थी कि आजमगढ़ में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी, वैसा ही आजमगढ़ में देखने को मिला है। काउंटिंग शुरू हो गई है, 10 बजने को है और अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें 4 राउंड की गिनती के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 150 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी उनसे महज कुछ वोटों से जो है पीछे चल रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली करीब 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला के आजमगढ़ में एक तरफ समाजवादी पार्टी बढ़त जरूर बनाई हुई है, लेकिन उनके पीछे एकदम निरहुआ लगे हुए हैं। महज 150 वोटों की लीड है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और जहां तक माना जा रहा है कि कुल 32 राउंड की गिनती होनी है, 4 राउंड जो है पूरे हो चुके हैं और अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का आज इजहार करेंगे। पीएम मोदी इस प्रोग्राम में लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। 20 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और कहा था कि मन की बात के आज के एपिसोड के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। साथ ही उन्होंने खुशी का इजहार किया था कि मन की बात के लिए बहुत से मुफीद मशवरे और ख्यालात मौसूल हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मन की बात का ये 90वां एपिसोड है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं। इस इजलास में माहौलियात, तवानाई, आबोहवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, इंसदाद, दहशतगर्दी, सिनफ़ी मसावात और जमहूरियत जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीएम मोदी यहाँ पर कई मुल्कों के लीडरान से मुलाकात करेंगे, कई अहम प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगे। जर्मनी के बाद पीएम मोदी मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक़ सदर और अबू धाबी के साबिक़ हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर पीएम मोदी ताज़ियत करेंगे। 28 जून को पीएम वतन वापस लौट आएंगे। पहुंचे हैं MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो पीएम मोदी के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो आज भी मानते हैं कि इंतज़ामन व इखलाक़न पीएम मोदी ही जिम्मेदार हैं। जब भी पीएम मोदी का जिक्र होगा, गुजरात फसाद को भी याद किया जाएगा। वाज़ेह है कि न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसादात 2002 केस में पीएम मोदी, जो कि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला थे, क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया था। अमित शाह ने इल्ज़ामात लगाने वाले सहाफ़ियों, NGOs और सियासी पार्टियों से माफ़ी का मुतालबा भी किया था। इसी था जब 2002 हुआ, जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे। ओवैसी मुख्यमंत्री था। क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए, वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से, वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या?
खबर आसाम से, जहां सैलाब की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। अब तक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 122 हो गई है। रियासत के 32 अजला के तकरीबन 33 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। फौज की टीमें सैलाब मुतासरीन के लिए राहत रसानी का काम कर रही हैं। मुतासर अजला में जिला इंतजामिया की जानिब से कुल 896 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पनाह ले रहे हैं। जासूसी के इल्जाम में पाकिस्तानी जेल में मारे गए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का 60 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया है। दलबीर कौर ने अपने भाई को पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लाने के लिए बड़ी मुहिम चलाई थी, बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की थी। अप्रैल 2013 में लाहौर में कैदियों के हमले के बाद सरबजीत सिंह की मौत हो गई थी। बेंगलुरु की मस्तानीमा दरगाह में कल रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दरगाह में मौजूद तमाम अशिया जलकर खाकसर हो गईं। शॉर्ट सर्किट आतिशज़दगी की वजह बताई जा रही है। मस्तानीमा दरगाह भीड़भाड़ वाले इलाके में मौजूद है। यहाँ अक्सर ख़वातीन बड़ी तादाद में आती हैं। जैसे ही आग भड़की, मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त यहाँ पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया। मंशिया से दूर रहने और नौजवानों को स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करने के लिए साइकिल स्ट्राइक के दूसरे एडिशन के तहत सतह समुद्र से 8700 फीट की बुलंदी पर वाक़े गुलमर्ग तक मागाम से साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। इस रेस में कौमी और बैनुल अक़वामी साइकिलिस्ट समेत 100 के करीब साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस रेस का एहतमाम वादी के नौजवान समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी की जानिब से किया गया। मागाम से गुलमर्ग तक ऊंचाई का सफर तय करना अपनी नौयत की अनोखी पहल मानी जाती है। मंशियात मुखालिफ के आलमी दिन के हवाले से इस रेस की काफ़ी अहमियत है। इसमें नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की तरकीब दी जाती है। नौजवान साइकिलिस्ट भी इस मौके पर काफ़ी जोश व खरोश में नजर आए। मंशियात से दूर रहने और स्पोर्ट्स में बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए एक नौजवान समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी की एक पहल है, अनोखी पहल मानी जाती है। और गुज़श्ता साल से उन्होंने एक अनोखी पहल शुरू करते हुए नौजवानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म के ज़रिए से साइकिल रेस का एहतमाम किया है। आज भी सतह समंदर से बुलंदी पर वाक़ा 8700 फुट की बुलंदी पर वाक़ा गुलमर्ग तक ये रेस हुई है। इस रेस में इंटरनेशनल और कौमी सतह के जो साइकिलिस्ट हैं उन्होंने शिरकत की है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप बताइए कितनी खुशी है कि आप मागाम से गुलमर्ग पहुँचे हैं और इतनी हिली एरिया आपने यहाँ पे कवर किया है, तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले राजीव साहब को मतलब थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि उसने ये रेस ऑर्गेनाइज़र की है। क्योंकि रेस खेलना बहुत ही आसान है, जो कि मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल होता है मैनेजमेंट करना और ट्रैफिक को पूरा तरीके से बंद रखना। मैं इसके लिए उसको थैंक यू करना चाहता हूँ। और रही बात कि इस रेस में मैं फर्स्ट आया हूँ, कि मैं एक नेशनल मेडलिस्ट हूँ, सीनियर साइकिलिस्ट हूँ, मैं आज फर्स्ट आया हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और जो कि आजकल ये यूथ है वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़्यादातर सपोर्ट्स में आए, क्योंकि जब जैसे जैसे सपोर्ट्स में आएंगे ड्रग्स खुद ब खुद दूर हो जाए। आप अगर नेशनल साइकिलिस्ट हैं तो साइकिलिंग में आपका प्लेटफॉर्म जो है कैसा आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? जो कि साइकिलिंग का फ्यूचर है, मतलब जैसे कश्मीर का है, हमको SRO मिल रहा है बाकी स्टेट्स से, क्योंकि बाकी स्टेट्स में पैसे मिलते हैं, हमको सिर्फ जॉब मिलता है। इसमें फ्यूचर्स अच्छे हैं, ज़्यादातर इंडिविजुअल गेम्स में ये अच्छा है। तो हमारे साथ एक और है जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया। आप बताइए कितनी खुशी है आज आपने सेकंड पोजीशन हासिल किया इस साइकिलिंग में, मागाम से गुलमर्ग पहुँचे हैं, काफ़ी हिली एरिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस रेस में। तो मेरा सेकंड पोजीशन इस रेस में रहा और ऑर्गेनाइज़र लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, पिछले 2 साल से कोई साइकिलिंग का इवेंट नहीं हुआ है। हम इन बिज़नेस लोगों को इतना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस रेस को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपना टैलेंट शो कर सकें और हम अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें।
तो यहाँ हमारे साथ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज की है ये रेस नौजवान समाजी कारकुन अली असगर रिजवी साहब है। रिजवी साहब, गुज़श्ता साल से ये पहल आपने शुरू की है और ख़ास तौर पर अगर हम देखेंगे वादी के अंदर मंशियात का बढ़ता रुझान है और साथ साथ जो स्पोर्ट्स में कमी नहीं है मगर प्लेटफॉर्म की कमी है, तो क्या कहेंगे, आपने ये स्टेप उठाया है तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमने ये लास्ट ईयर भी इसका जो है फर्स्ट एडिशन किया था, ये साइक स्ट्राइक का। ये इस साल हमारा सेकंड एडिशन है। ये जो सारा ये रेस का जो सिलसिला है, ये हमने इसी बुनियाद पे चालू किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के यूथ तक के मैसेज पहुंचाए कि वो अपने आप को ड्रग से दूर रखें, फिटनेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और आज बीइंग द वर्ल्ड ड्रग डे, हमने आज के दिन पे ये जो है अगेंस्ट द ड्रग ये एक ड्राइव रखी है, तो जिसमें मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा वहीद को कि इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये अब जो है हमने एक एनुअल इवेंट बनाया है। और मेरी गुजारिश रहेगी सारे बिजनेसमैन से कि वो आगे आए, अपनी तरफ से कोई ना कोई कदम उठाए अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है, इसको बेहतर बनाने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि आज मंशियात मुखालिफ का आलमी दिन भी है और इस हवाले से इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है और इस तरह जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको मंशियात से दूर रखना और जराइम से दूर रखना और स्पोर्ट्स में उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। इस वक्त की बेहद अहम खबर यूपी से आपको दे दें। यूपी से ये बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग वाराणसी में करवानी पड़ी। आपको बताएं, अहम खबर यूपी से, सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग वाराणसी में हुई। दरअसल एक परिंदा टकरा गया था हेलीकॉप्टर से, उसके बाद वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और एक और अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से, थाने में लगाए गए पोस्टर, उद्धव की हिमायत पे लगे पोस्टर, एकनाथ शिंदे के हामियों ने इन पोस्टर पर स्याही पोत दी है। दरअसल पोस्टर पर जो बातें लिखी गई थी उन पर स्याही इन शिव सैनिकों ने पोत दी है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सियासत है वो अब लगातार गर्माती जा रही है। थाने से ये खबर है, जहां उद्धव ठाकरे की हिमायत में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें एकनाथ शिंदे के हामियों ने स्याही लगा दी और पोस्टर पर जो बातें लिखी थी उस पर स्याही पोत दी और इस बात से शिव सैनिक नाराज नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पोस्टर लगाए गए थे। खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।